Assalamu alaikum, dear students. As you already know that we are discussing a very important topic, that is ecology. और मेरे बच्चों, आपको पता है इकोलॉजी का जो ये वाला लेक्चर है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी मेरे बच्चों एनवायरनमेंट के रिलेटेड। एनवायरनमेंट में आते हैं बेटा बायोटिक एज वेल एज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। एवरीथिंग विच सराउंड अस इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेटा आस्पेक्ट है वो डिस्कस किया था, दैट इज़ सॉइल। लेकिन आज का जो लेक्चर है मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट में ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। मेरे बच्चे, टर्म एटमॉस्फेयर, यू मस्ट बी वेरी मच फैमिलियर विद द टर्म एटमॉस्फेयर। आपने एटमॉस्फेयर इससे पहले भी सुना होगा और आज फिर से आप एटमॉस्फेयर सुन रहे हैं। मेरे बच्चे, एटमॉस्फेयर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। एटमॉस्फेयर जो होता है, इट इज़ एक्चुअली ए गैसियस मास और एनवलप, gaseous mass or envelope which surround gaseous mass or envelope which surround the planet earth, it is called as atmosphere। मेरे बच्चे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन एटमॉस्फेयर की आपको पता है कि गैसियस एनवलप प्लैनेट अर्थ के ऊपर होता है और उसी गैसियस एनवलप को कहा जाता है मेरे बच्चे एटमॉस्फेयर। ये गैसियस एनवलप जो है, दिस गैसियस एनवलप इज़ एक्चुअली रिटेन। ये कैसे रिटेन किया जाता है? इट इज़ रिटेन्ड बाय अर्थ's gravitational field। Now this gaseous envelope is retained as a result of Earth's gravitational field। मेरे बच्चे, ये जो एटमॉस्फेयर है ये रिटेन किया जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। मेरे बच्चे, एटमॉस्फेयर जो है, गैसियस एनवलप जो होता है, इट इज़ डेंसेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाएगा, एटमॉस्फेयर या गैसियस एनवलप जो है, इट इज़ डेंसेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। रीज़न इज़ वेरी मच सिंपल। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को पुल किया जाता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, और जितना सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे तो मेरे बच्चे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डेफिनेशन, और आई शुड से a small concept of atmosphere। अब बेटा, to make this lecture easier, to make this lecture simpler, this atmosphere is divided into several layers। ये जो atmosphere है मेरे बच्चे, इसको several layers में divide किया गया है। The first layer, it is called as troposphere। The first layer is called troposphere। The second layer is called as stratosphere। The second layer is called as stratosphere। The third one is called as mesosphere। The third one is called as mesosphere, and the fourth one is called as thermosphere। मेरे बच्चे, एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और यूजुअली ब्रॉडली क्लासिफाइड देयर आर 4 डिफरेंट लेयर्स। फर्स्ट वन ट्रोपोस्फेयर, विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर इज़ फॉलोड बाय स्ट्रेटोस्फेयर, विच इज़ फॉलोड बाय मीजोस्फेयर, एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय थर्मोस्फेयर। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है, let us discuss the first one, first layer, that is called as troposphere। इस लेक्चर में एटमॉस्फेयर के लेयर्स की बात करते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में याद रखोगे बेटा, 80% ऑफ
एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है बेटा, या 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है it is present in troposphere. So I should say that more than, या in fact मैं बताऊं बेटा आपको, more than 80% of the mass of the atmosphere is present in case of troposphere. Virtually water vapors की अगर बात करेंगे मेरे बच्चे, वाटर वेपर्स भी ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं. क्लाउड्स आपको पता है मेरे बच्चे, क्लाउड्स भी ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं. इन फैक्ट प्रेसिपिटेशन जो है मेरे बच्चे, प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ ट्रोपोस्फियर. सो ये जो बेटा ट्रोपोस्फियर है, 80% of the mass of the atmosphere is present in troposphere. Water vapors are present, clouds are present. In fact, precipitation also occurs in case of troposphere. लेकिन ट्रोपोस्फियर के बारे में मेरे बच्चे याद रखोगे, आपको पता है मेरे बच्चे ग्लोब के बारे में, सेंटर को कहा जाता है मेरे बच्चे इक्वेटर. ये लाइन जो सेंटर से पास होती है, और इसको कहा जाता है मेरे बच्चे पोल, एंड्स को कहा जाता है पोल. याद रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर पोल्स के ऊपर देखा जाएगा, पोल्स के ऊपर देखा जाएगा, ट्रोपोस्फियर का जो हाइट है, ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम 5 to 6 किलोमीटर. दैट मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊपर अगर आप जाओगे पोल्स के पास, ट्रोपोस्फियर का कितना है कंट्रीब्यूशन बेटा, 5 to 6 किलोमीटर. लेकिन अगर इक्वेटर पे देखा जाएगा, ये जो ट्रोपोस्फियर है, इट कैन एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर. ट्रोपोस्फियर जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा इक्वेटर पे, इट कैन एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर. उसके बाद मेरे बच्चे टेम्परेचर की बात करेंगे. What will happen to the temperature in case of troposphere? याद रखना मेरे बच्चे, there is always a temperature decrease. There is always a temperature decrease of 5 to 7 degrees Celsius. There is always a temperature decrease of 5 to 7 degrees Celsius per kilometer. That means मेरे बच्चे कि 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाओगे, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर रिगार्डिंग द ट्रोपोस्फियर. पहली बात, 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर होता है. वाटर वेपर्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लाउड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेसिपिटेशन इसमें होता है. पोल्स के पास ये 5 से 6 किलोमीटर होता है. इक्वेटर के पास का हाइट 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है. पर किलोमीटर देयर इज ए टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ 5 to 7 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद मेरे बच्चे ट्रोपोस्फियर के बाद सेकेंड वाली लेयर जो है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फियर. The second one is called as stratosphere. ये जो मेरे बच्चे stratosphere है, याद रखना, this stratosphere can extend up to 50 kilometers. Stratosphere जो है, it can extend up to 50 kilometers. An important point regarding stratosphere is that ओजोन आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट गैस होता है, एक इम्पॉर्टेंट गैसियस एनवलप होता है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ओजोन एटमॉस्फेयर के किस लेयर में प्रेजेंट होता है. दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर. एट किस लेयर पे, किस हाइट पे पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 15 to 30 किलोमीटर. It is present at a height of 15 to 30 kilometer. Important point to be discussed here मेरे बच्चे. सबसे पहले क्या था बेटा? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, और मेरे बच्चे दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर. ये जो अभी मैं लेयर आपको बता रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर कंट्रीब्यूट करता है 99.9% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर. It contributes 99.9% of the total atmosphere. देखा जाएगा
तो दो लेयर्स ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं 99.9% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर। इसके बाद मेरे बच्चे स्ट्रेटोस्फीयर के बाद बात करते हैं मीजोस्फीयर की। Now, my dear students, as far as this mesosphere is concerned, mesosphere starts at 50 kilometer above the surface of Earth. It starts at 50 kilometer above the surface of Earth and goes up to 85 kilometers above the surface of Earth. मेरे बच्चे याद रखना, मीजोस्फीयर स्टार्ट होता है 50 किलोमीटर से और एंड होता है 85 किलोमीटर से। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन मीजोस्फीयर। जितना मीजोस्फीयर में आप ऊपर जाओगे, द टेम्परेचर गेट्स कूल्डर। मीजोस्फीयर में जितना जितना ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर उतना मेरे बच्चे डिक्रीज होता है। एंड कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर अगर देखा जाएगा, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज -90 डिग्री सेल्सियस, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ a layer that is called as mesosphere. That means mesosphere में ही को एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट पार्ट पाया जाता है, that is the temperature of around -90 डिग्री सेल्सियस। मीजोस्फीयर के बाद लास्ट वाला जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोस्फीयर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एज पर एज थर्मोस्फीयर इज कंसर्न, मेरे बच्चे थर्मोस्फीयर एक्सटेंड होता है, इट रेंज फ्रॉम 90 किलोमीटर अप टू 500 किलोमीटर। 90 किलोमीटर के बाद मेरे बच्चे 100 या 500 इट कैन एक्सटेंड अप टू 1000 किलोमीटर, इसको कहा जाता है मेरे बच्चे थर्मोस्फीयर। बट रिमेंबर ऑलवेज दैट इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस अगेन in case of thermosphere, and temperature can go beyond 1000 degrees Celsius. I should say it is the hottest part of the atmosphere. Thermosphere का जो temperature है, it can go up to 1000 degrees Celsius. याद रखना मेरे बच्चे, थर्मोस्फीयर के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, थर्मोस्फीयर में एक डेंस बैंड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। There is a dense band of charged particles. There is a dense band of charged particles in thermosphere called as ionosphere. There is a dense band of charged particles. That dense band of charged particles is called as ionosphere. So मेरे बच्चे, these are the 4 different layers of atmosphere. इन 4 layers of atmosphere में को मैं बेटा एक सिंपल सी डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। सिंपल सी डायग्राम आप बनाओगे मेरे साथ साथ मेरे बच्चे जल्दी। इस डायग्राम में यहाँ से रखोगे मेरे बच्चे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे रखोगे आल्टीट्यूड, एक्स एक्सिस पे रखोगे मेरे बच्चे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे रखोगे बेटे आल्टीट्यूड। तो यहाँ से जो बेटा टेम्परेचर के रिलेटेड, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन्स में होगा। तो टेम्परेचर यहाँ मेरे बच्चे लिखेंगे 100, उसके बाद यहाँ 200, उसके बाद 300, उसके बाद 400, इसके बाद 500। ईज़िली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और यहाँ से मेरे बच्चे आल्टीट्यूड रखेंगे, आल्टीट्यूड के यहाँ से 20 के बाद 40, आल्टीट्यूड का जो बेटा यूनिट होगा किलोमीटर्स, 40 के बाद 60 के बाद 80 और 80 के बाद मेरे बच्चे 100।
नाउ सी लेट्स सी द डायग्राम। 20 के नीचे यहाँ मेरे बच्चे आप एक ऐसी डॉटेड लाइन डालोगे, तो ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाएगा ट्रोपोस्फियर। इस रीजन को कहा जाएगा ट्रोपोस्फियर। उसके बाद 40 के बाद यहाँ लाइन डाली जाएगी। ट्रोपोस्फियर के बाद कहा जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद 80 के बाद लाइन डाली जाएगी। स्ट्रेटोस्फियर के बाद मीजोस्फियर। मीजोस्फियर के बाद ये जो है लास्ट वाला, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोस्फियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बेटा इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से मेरे बच्चे 300 से हम स्टार्ट करेंगे। Now the temperature goes on decreasing, then it again goes on increasing, then temperature goes on decreasing, then again temperature goes on increasing. So मेरे बच्चे, I hope you got the diagram accurately. बहुत सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाई बोर्ड पे। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर को क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज हो रहा है। थर्मोस्फियर में डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कोल्डेस्ट पार्ट। और सॉरी, मीजोस्फियर में डिक्रीज हो रहा है, और लेटर ऑन थर्मोस्फियर में फिर से ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया। इस ग्राफ को कहा जाता है मेरे बच्चे टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज टेम्परेचर profile of atmosphere. This graph is called as temperature profile of atmosphere. इसके बाद मेरे बच्चे इस ग्राफ के बारे में गैसेस, डिफरेंट गैसेस एंड देयर कंपोजिशन की बात करेंगे। लेट अस सी द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। लेट अस डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। Now, as far as the composition is concerned, on one side I will write the constituent gas, and on another side I will write the concentration. मेरे बच्चे, सबसे important या dominant gas एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, जिसका concentration 78.04% है। इसके बाद second important gas जो है, that is oxygen, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 20.9% है। इसके बाद मेरे बच्चे आर्गन एक गैस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.35% है। इसके बाद मेरे बच्चे बिसाइड्स दीज गैसेस देयर आर अदर गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। Like we have one important gas that is called neon. इसके बाद हीलियम भी पाया जाता है। हीलियम के बाद मीथेन भी पाया जाता है। मीथेन के बाद क्रिप्टॉन भी पाया जाता है। क्रिप्टॉन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड भी पाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी पाया जाता है। इनफैक्ट हाइड्रोजन भी पाया जाता है। Now as far as these gases are concerned, they are present in, इनका जो यूनिट है बेटा, that is parts per million, ppm, parts per million। मैं आपको ऐसे समझाऊं बेटा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे 1990 का डेटा है, इस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट वाज 335 पार्ट्स पर मिलियन। इस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से इट वाज 355 पार्ट्स पर मिलियन। सो नियॉन की अगर बात करेंगे इट इज़ 18 ppm, ज़रूरत नहीं है आपको याद रखना। हीलियम की बात करेंगे 5.2 ppm, मीथेन की बात करेंगे 1.8 ppm, जस्ट इट इज़ जस्ट ए डेटा। क्रिप्टॉन 1.1 ppm, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड 0.3 ppm, उसके बाद हाइड्रोजन जो है इट इज़ 0.5 ppm।
This is all regarding the composition of atmosphere. With this, dear students, I have finished it with the topic that is atmosphere. एटमॉस्फेयर के बाद एक और एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, जिस एबायोटिक फैक्टर का नाम है लाइट. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग द एटमॉस्फेयर, लेट अस डिस्कस द लाइट. लाइट किसको आप कहते हो बेटा? लाइट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ electromagnetic spectrum. Light is actually a part of electromagnetic spectrum. आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, which is present in the wavelength of 400 to 700 nanometer. I repeat, dear students, light is a part of electromagnetic spectrum which is in the range of 400 to 700 nanometer. मेरे बच्चे, इन वेवलेंथ की लाइट का जो दूसरा नाम है that is called as PAR. This PAR stands for photosynthetically. This PAR stands for photosynthetically active radiation, because plants can utilize this much wavelength of light, that is 400 to 700 nanometer, for performing photosynthesis. Hence this type of wavelength or these types of radiations are called as photosynthetically radiations. मेरे बच्चे, आपको पता है ये जो बेटा 400 to 700 नैनोमीटर वाला होता है, 400 to 700 नैनोमीटर वाली जो लाइट है होती है, इसी को कहा जाता है यूवी, इसी को कहा जाता है विजिबल लाइट. विजिबल लाइट. इसके बिलो अगर जाएंगे बेटा, वी कॉल इट एज यूवी, और इसके आगे अगर जाएंगे वी कॉल इट एज IR, इंफ्रारेड रेडिएशंस. तो मेरे बच्चे, हम यहाँ लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हैं. हमें यहाँ पे क्या देखना है बेटा? हियर वी हैव टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स. Now in this case we are going to discuss the effect of light on plants. मेरे बच्चे, लाइट के बारे में अगर देखा जाएगा, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग लाइट, लाइट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ लाइट. बाय क्वालिटी आई मीन वेवलेंथ. लाइट के रिलेटेड जो है बेटा बहुत सारे एस्पेक्ट्स है. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज क्वालिटी. By quality we mean which type of wavelength it is. The second important aspect that is intensity. Quality के बाद अगर दूसरा point हम discuss करेंगे that is intensity. By intensity of light is actually the energy which is associated with light, and it is measured in case of calories. And last one but not the least, third one जो है बेटा, that is called as duration of light. The third one is called as duration of light. और duration of light किस पे depend करेगा? It depends on the length of the day. आपको पता है दिन में ही लाइट होती है मेरे बच्चे. So लाइट के बहुत सारे 3 aspects है. Light is stand by light. One aspect is quality, that is wavelength. Second one intensity, that is energy. And third one is called as duration or length of the day. And these 3 are important to organisms. These 3 are important to organisms. मेरे बच्चे, चाहे क्वालिटी, इंटेंसिटी या वेवलेंथ की बात करेंगे, जो सारे के सारे हैं 3 एस्पेक्ट्स है. All the 3 aspects, that is quality, intensity as well as the length of the day or duration of the light, they vary with the latitude. All these factors vary with the latitude and time of day. आपको पता है मेरे बच्चे,
तीनों फैक्टर्स लाइट के, तीनों एस्पेक्ट्स लाइट के वेरी करते हैं बोथ विद द लैटिट्यूड एज वेल एज द टाइम ऑफ द डे। इसके बाद मेरे बच्चे लाइट जो है इट अफेक्ट सेवरल प्रोसेसेस like one of the most important that is called as photosynthesis। लाइट जो है इसका इम्पैक्ट बहुत सारे प्रोसेसेस पे है। लाइक द फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, द सेकेंड वन इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज फ्लावरिंग। ये सारे ऐसे प्रोसेसेस है जिनके ऊपर इनफैक्ट मैं प्लांट मूवमेंट्स का भी लिखूं यहाँ पे। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्लांट प्रोसेसेस जिनके ऊपर लाइट का मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, या आई शुड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सो मेरे बच्चे अगर लाइट के हिसाब से देखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, on the basis of requirement of light के हिसाब से अगर देखा जाएगा plants are classified into two types। one group is called as heliophytes, शायद इससे पहले मैंने कभी डिस्कस किया हो क्लास में। another one is called as sciophytes। मेरे बच्चे वो वाले प्लांट्स जो पसंद करते हैं ब्राइट सनलाइट, उन प्लांट्स को कहा जाता है हेलियोफाइट्स। लेकिन वो वाले प्लांट्स जो पसंद करते हैं शेड में रहना, और वी कॉल्ड देम एज शेड लविंग प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज स्कायोफाइट्स। आप याद रखोगे बेटा एस फॉर स्कायोफाइट्स, एस फॉर शेड। सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट रिक्वायरमेंट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू two types heliophytes which prefer to grow in the bright sunlight, while sciophytes are the plants which prefer to grow in case of shade। लाइट के बाद मेरे बच्चे हम बात करेंगे एक और एबायोटिक फैक्टर की। दैट एबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आपको पता है टेम्परेचर इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। Temperature is actually the degree of hotness or coldness of a substance। आपसे कोई पूछे मेरे बच्चे टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी एक सबस्टेंस का टेम्परेचर क्या होता है, इट इज एक्चुअली द डिग्री इन केस ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। लेकिन मेरे बच्चे देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द टेम्परेचर। There are several factors which affect the temperature। जैसे अभी आपने कहा लाइट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्वालिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, एंड दे वैरी विद द टाइम ऑफ द डे एंड लैटिट्यूड। क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे जो लाइट इक्वेटर पे प्रेजेंट होगी उतनी इंटेंस लाइट पोल्स पे प्रेजेंट नहीं होगी। जो लाइट नून में प्रेजेंट होगी वो लाइट मॉर्निंग में या इवनिंग में प्रेजेंट नहीं होगी। In the same way मेरे बच्चे, in the same way there are several factors which affect the temperature। The first one, the factors include, the first one it is called as latitude। Temperature vary with the latitude, temperature vary with the altitude। These are the golden points my dear students। Temperature vary with the topography, temperature vary with the topography, temperature vary with the type of vegetation, temperature vary with the slope as well। These are the factors which affect temperature। और एक बात मेरे बच्चे अभी अभी मैंने एटमॉस्फेयर आपको पढ़ाया, ट्रोपोस्फियर में हमने कहा जितना ऊपर ऊपर जाएंगे there is always a temperature decrease। मेरे बच्चे याद रखना this vertical temperature gradient, या जितना ऊपर ऊपर जाएंगे there is always a temperature drop of average around 6.5 degree Celsius temperature drop। मेरे बच्चे याद रखना जितना ऊपर ऊपर जाएंगे there is a temperature drop of over 6.5 degree
Celsius per 1000 मीटर एलिवेशन। 1000 मीटर एलिवेशन का मतलब है पर किलोमीटर ऊपर अगर आप जाओगे तो टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ 6 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हो बेटा श्रीनगर सिटी का जो टेम्परेचर है वो गुलमर्ग से वैरी करता है, बिकॉज गुलमर्ग का आल्टीट्यूड श्रीनगर के आल्टीट्यूड से ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जितना आल्टीट्यूड बढ़ता है उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। नाउ एज फार एज दिस टेम्परेचर इज कंसर्न, जब बात मेरे बच्चे टेम्परेचर की करते हैं, टेम्परेचर ऑल्सो हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल on the climatic conditions, growth response and activities of organism. I repeat dear students, temperature जो है it has an effect on climatic conditions. Temperature has an effect on climatic conditions. Temperature has an effect on growth response. एक organism कैसे ग्रोथ करेगा वो डिपेंड करता है उस एरिया का टेम्परेचर कैसा होगा। इनफैक्ट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, और ऑल्सो एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, let's have a very important point regarding this temperature. On the basis of temperature, world vegetation, important बात मैं आपको बताऊं बेटा, I'll write here on the basis of temperature, world vegetation is divided into following categories. World vegetation is divided into following categories. The first category, it is called as megatherms. The first category is called as megatherms. Megatherms वो वाले हैं मेरे बच्चे, वो वाला रीजन है जहाँ हाई टेम्परेचर होगा थ्रू आउट द ईयर. Megatherms are those conditions where high temperature prevails. Where high temperature prevails throughout the year. मेरे बच्चे वो वाला रीजन जहाँ पूरे साल हाई टेम्परेचर होगा, तो उस वाली वेजिटेशन वहाँ है उनको कहा जाता है मेगाथर्म्स. एग्जाम्पल इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेरे बच्चों कल हमने कहा था मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट इसको कहा जाता है. इसके बाद दूसरा जो है द सेकेंड वन, it is called as mesotherms. The second one is called as mesotherms. Mesotherms वो वाला है जहाँ high temperature, there is high temperature alternate with low temperature. There is high temperature alternate with low temperature. It is called as mesotherms. And in mesotherms, the dominant vegetation is tropical but deciduous forest. Mesotherms में tropical deciduous forest वाली vegetation present होगी. इसके बाद बेटा तीसरा जो है mesotherms के बाद microtherms. Now, as far as the microtherms are concerned, in microtherms there is low temperature throughout the year. There is low temperature throughout the year, and the vegetation is coniferous type. Coniferous type, which is present in case of Himalayas. Microtherms, where low temperature is present throughout the year, and the vegetation is coniferous type. The last one, that is fourth one, it is called as hextotherms. The last one, it is called as hextotherms. मेरे बच्चे hextotherms किसको कहा जाता है? Where the temperature is very low. Where the very low temperature is present throughout the year,
and the vegetation is alpine vegetation. Alpine का मतलब है मेरे बच्चे peak, and the vegetation is alpine vegetation. So here we have completed with the temperature as well as the light as well as the atmosphere. So I hope you got the lecture. आप इसके नोट्स बनाओ मेरे बच्चे. इसके बाद कल हम बात करेंगे एडेप्टेशन और एक्लाइमेटाइजेशन की, वो वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा. थैंक यू सो मच.